हाँ जी दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका एक नया चैप्टर, डिडक्शन। ये डिडक्शन वो वाली डिडक्शन है जो ग्रॉस टोटल इनकम से मिलती है। आप सबको मालूम है कि ग्रॉस टोटल इनकम हम कैसे निकालते हैं। पांचों हेड से जो आपकी इनकम आती है, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीवीपी, अदर सोर्सेस, हो गए 5। ये देखो 1, 2, 3, अच्छा ये 3 था, ये 4, ये 5 हो गए, ठीक है ना। तो पांचों हेड से जो इनकम आती है वो सारी इनकम एग्जेम्पशन के बाद और इंडिविजुअल चैप्टर की रिडक्शन के बाद आती है। उसके बाद भी जो है बीच में कुछ सेट ऑफ हो जाता है, इंट्रा हेड सेट ऑफ या पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद जो एडिशन करते हैं तब जाकर ग्रॉस टोटल इनकम आती है। उस ग्रॉस टोटल इनकम से हम कुछ डिडक्शन माइनस कर सकते हैं, और वो डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U की डिडक्शन होती है। यानी कि 80C के बाद 80CCC, 80D, 80, बहुत सारे 80DDB, 80E, डबल ई, AEA, बहुत सारे डिडक्शन है, मतलब लाइन में चलेगी ABCD करके। तो वो सारे डिडक्शन 80C से लेकर 80U सेक्शन में जितनी भी डिडक्शन दे रखी है अलग अलग सिचुएशन में, आप कहीं पर पैसा डालते हैं या कहीं मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, तमाम चीज़ें, या कोई आपकी ऐसी इनकम है जिसकी इनकम के लिए पहले तो इनकम को टैक्सेबल कर देंगे, बट फिर इन सेक्शंस में उसकी डिडक्शन देंगे उस पर्टिकुलर इनकम की, जैसे रॉयल्टी इनकम। समझ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम जानेंगे 80C से 80U में, और एक एक कर सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। ये डिडक्शन होती क्या है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ, अगर मान लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए है, तो डिडक्शन आप 5 लाख नहीं ले सकते, मतलब 5 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि डिडक्शन जो है ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़ ये मत समझ जाइएगा कि अगर किसी की 30 लाख रुपए की इनकम है, 50 लाख की है, तो बहुत सारा डिडक्शन माइनस करके उसको जीरो बना सकता है। ये भी नहीं होता। हर जगह पे लिमिट लगी हुई है कि आप इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं ले सकते इंडिविजुअल सेक्शन में। साथ ही में आपको ये पता होगा कि जो LTCG की इनकम होती है या STCG की इनकम होती है, जो स्पेशल रेट पर टैक्स लगते हैं, LTCG में तो दोनों ही इनकम स्पेशल रेट पर टैक्स लगते हैं, अब 20% या फिर 10% जो भी है, और STCG जो है उस पर 15% की स्पेशल रेट लगती है, और बाकी जो होती है उस पर नॉर्मल रेट लगती है। तो जो भी स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है, चाहे वो LTCG STCG की हो, चाहे कैजुअल इनकम हो, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम हो, यस स्पेसिफाइड बिजनेस की भी इनकम, डिविडेंड की इनकम हो, ये जो ग्रेटर देन 10 लाख है इसको काट दीजिए। ये अब आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। डिविडेंड को काट दीजिए, ये पोर्शन आएगा ही नहीं क्योंकि वो हट चुका है। अनडिस्क्लोज इनकम है, जी हाँ, तो जिस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगती है, क्योंकि डिविडेंड पर अब नॉर्मल रेट पर टैक्स लगता है, पहले स्पेशल रेट पर लगा करता था, वो चीज़ हट चुकी है, तो यहाँ से इस वर्ड को काट दीजिएगा। तो जो भी स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है उससे डिडक्शन नहीं मिलती है। इतनी बात आपको जान लेनी चाहिए। जो करेक्शन है वो मैंने करवा दी है, ये चीज़ हट जाएगी। अब सेक्शन 80C से शुरू करते हैं। सेक्शन 80C में कितनी कितनी डिडक्शन मिल सकती है। 80C आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग का सेक्शन है, और ये सिर्फ इंडिविजुअली हाफ को ही मिलता है, और किसी भी टाइप ऑफ पर्सन को 80C की डिडक्शन नहीं मिलती है। यानी कंपनी 80C की डिडक्शन नहीं ले सकती, फर्म नहीं ले सकती है। हाँ, कोई और ले सकती है, बट 80C की डिडक्शन नहीं ले सकती, बिकॉज इट इज़ फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, जितनी भी आप यहाँ पर डिडक्शन दे रखी है जो आप ले सकते हैं, जिनमें से कोई भी ले सकते हैं, किसी को मर्ज कर भी ले सकते हैं। थोड़ी सी डिडक्शन कहीं पर ले ली, थोड़ी सी कहीं ले ली, टोटल कर लिया। वो टोटल ना 80C का 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। टोटल 1.5 लाख से ज़्यादा का डिडक्शन 80C में आप नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है। अब ये डिडक्शन कहाँ कहाँ पे मिलेगी वो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो अपने क्लाइंट को बता भी सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर पैसे डालते हैं, सेविंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। 1.5 लाख रुपए तक अपना टैक्स आप बचा सकते हैं, 1.5 लाख की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं, उतने से अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर सकते हैं। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जानेंगे हम। पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप खुद का भी पे कर सकते हैं, अपने स्पाउस का भी पे कर सकते हैं, अपने बच्चों का भी पे कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं तो अपने किसी भी मेंबर का लाइफ इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, और हफ खुद उसकी डिडक्शन ले सकती है। यानी रहेगी हफ, प्रीमियम पे करेगी मेंबर्स का, और डिडक्शन भी खुद लेगी। इंडिविजुअल में आप रहेंगे खुद, प्रीमियम पे करेंगे खुद का या अपने स्पाउस, अपने वाइफ का, अगर आप लड़के हैं तो, और अपने बच्चों का, तब भी उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर पेमेंट आपने करी है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अलाउड है उसमें भी इंडिविजुअल लिमिट लगा दी गई है। देखिए, अगर आपने पॉलिसी 31 मार्च 2012 से पहले ली थी, 2012 तक ली थी, तो पहले लिमिट होती थी 20% ऑफ सम एश्योर्ड,
ये पहले की लिमिट थी, फिर इस लिमिट को चेंज कर दिया गया और इस लिमिट को 10% कर दिया गया सभी लोगों के लिए। 1/4/2012 से इस लिमिट को 10% कर दिया गया। अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो उसका 10% होता है 1 लाख रुपीज़, और इसीलिए आप 1 लाख रुपये से ज़्यादा का अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं हर साल तो 1 लाख से ज़्यादा की आप डिडक्शन एटीसी में नहीं ले सकते लाइफ इंश्योरेंस की। बाय सेइंग लाइफ इंश्योरेंस इट डजंट मीन कि आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस कराएं। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं, उसका प्रीमियम डिडक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, और सेक्शन नंबर 80 उसके लिए गिवन है। यहाँ पे लिमिट जो है वो मैंने आपको बता दी, पहले 20% हुआ करती थी सम एश्योर्ड का, उसके बाद इसको 10% कर दिया गया सभी लोगों के लिए। फिर गवर्नमेंट को लगा कि ये गलत है और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहिए, और इसीलिए 1/4/2013 के बाद जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको बोला कि चलो तुम 10% की जगह 15% ले लेना। सम एश्योर्ड का 15% भी दोगे ना तो भी उतना अमाउंट आप डिडक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, अगर आप डिसेबल्ड हैं, अगर वो व्यक्ति डिसेबल्ड है तो। करेक्ट। अच्छा सर, अगर ये आप प्रीमियम इस लिमिट के विद इन दे रहे हैं तो क्या होगा, और लिमिट से ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या होगा? अगर आप प्रीमियम लिमिट से ज़्यादा दे रहे हैं तो जितनी लिमिट है वहाँ तक की डिडक्शन अलाउड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रीमियम 10% से ज़्यादा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 10% तक की डिडक्शन ले सकते हो सम एश्योर्ड का। ज़्यादा दे रहे हो प्रीमियम, वो ज़्यादा वाले पोर्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपने इस लिमिट में पेमेंट नहीं करी तो जब मैच्योरिटी होगी ना, और मैच्योरिटी होकर जो पैसा मिलेगा वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पर अगर आप इस लिमिट में पेमेंट करेंगे तो एक तो आपको पूरी डिडक्शन मिलेगी, दूसरी जो आपका मैच्योरिटी होगी वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D में पूरा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है ना? अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। सर लाइफ इंश्योरेंस तो खतरा है, हमने अपने लिए पॉलिसी ली, अब डेथ होने के बाद हमें क्या पैसा मिलेगा? वो तो परिवारजनों को मिलेगा, हम नहीं लेना चाहते। परिवारजनों के पास पहले से ऑलरेडी पैसा है, ये कुछ भी रीज़न हो सकता है। आपको डर लग रहा है, नहीं नहीं लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराना मुझे, तो मत कराओ यार, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दो। क्योंकि एक बार मेरे को कॉल आई थी लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो मैंने उससे पूछा मुझे कितना पैसा मिलेगा, अगर अगर मैं मर गया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? वो कह रहा है इतना पैसा मिलेगा। अरे भाई मर जाएंगे तो फिर पैसा मुझे कैसे मिलेगा? और वो बंदा इंटरेस्ट लेके बात भी कर रहा है मुझसे, पॉलिसी बेच रहा है अपनी, और मैं उससे मज़े ले रहा हूँ, वो मेरे मज़े ले रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए अगर मन है तो, बाकी तो आपकी ऊपर है यार। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अच्छा है, अगर किसी को डर लग रहा है, किसी ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, उसका प्रीमियम जा रहा है थोड़ा बहुत, तो आप उसको बोल सकते हैं यार तुम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अकाउंट बनाओ, इसमें तुम 1.5 लाख रुपए तक पैसा डाल सकते हो। सर मतलब 1.5 लाख मैं यहाँ डाल सकता हूँ और लाइफ इंश्योरेंस में अलग से डाल सकता हूँ, तो 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। भाई डाल तो सकते हो, जितनी भी नीचे लिस्ट दे रखी है ना, सारी लिस्ट का टोटल भी 1.5 लाख ही होना चाहिए। 1.5 लाख से ज़्यादा डालोगे तो नुकसान नहीं है, अगर अलाउड है तो डालो, जैसे पीपीएफ में 1.5 लाख तक अलाउड है तो डाल दो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कर दो, एफडी करवा दो। सबका टोटल करोगे, बोले मैंने 5 लाख रुपए डाल दिया तो 5 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी एटीसी में, एटीसी में टोटल में 1.5 लाख की मिलेगी, भले आप ज़्यादा डाल दो, आपकी मर्जी है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो पीपीएफ में डालो, भले ही आपका एटीसी की लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी आप पीपीएफ में डालोगे तो एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो फ़ायदा ही है। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि एफडी से पहले आप पीपीएफ में डालें, ताकि एटीसी की डिडक्शन भी मिल जाए, और साथ में आपने जो पैसा बाद में आपको मिलेगा इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे, वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। तो पीपीएफ किसी बैंक अकाउंट के साथ आप खुलवा सकते हैं अकाउंट। तीसरा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है एनएससी होता है, इसका क्या प्रक्रिया होती है मैं बताता हूँ ये आपको। अब कितने साल का होता है एनएससी ये तो मुझे देखना पड़ेगा, 7 साल 8 साल ऐसे कर कर ये निकलता है बड़े टर्म के लिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डालते हो तो एफडी की तरह होता है, और इस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो क्या हुआ कि मान लो आपने 10 लाख रुपए डाले, चलो 1 लाख रुपए डाले, इस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिला, तो वो आ गया आपका 6,000 रुपये। तो जो नेक्स्ट ईयर होगा ना आपका 21-22, अभी चल रहा है 2021, इसमें आपने 1 लाख रुपए डाले ताकि आप एटीसी में डिडक्शन ले पाएँ, 1.5 लाख तक की आप ले सकते हैं। इंडिविजुअल लिमिट कुछ लगी नहीं हुई इस पर्टिकुलर प्रोविजन पे, तो आप कितना भी डालें आप 1.5 लाख तक तो ले ही सकते हैं। ज़्यादा भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नुकसान नहीं है। डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख की मिलेगी। तो आपने 1 लाख रुपए डाले, अब नेक्स्ट ईयर जो 6,000 मिलेंगे ना, जो इंटरेस्ट इस पर एक्रू होगा, डेफिनेटली रिसीव नहीं होगा, वो तो 8वें साल मिलेगा आपको इंटरेस्ट, अगर आपने वो पॉलिसी ली है जो आपको क्यूमुलेट होती रहती है, इंटरेस्ट जुड़ते रहता है। पर ये माना जाएगा कि अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो आपने
एटीसी में इन्वेस्ट कर दिया है। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर आप एटीसी में ये 6,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हो जो इसका इंटरेस्ट बना, क्योंकि वो भी तो री इन्वेस्ट हो गया, तो वो भी माना जाएगा आपने एटीसी में ही इन्वेस्ट करा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ही इन्वेस्ट करा है, ऐसा मान लिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसमें आप डाल सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मैंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख रुपये डाला ईयर 2021 में और इसकी मैंने डिडक्शन ले ली, नेक्स्ट ईयर मेरा 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है प्लस इस पर 6,000 का इंटरेस्ट आ गया, तो क्या मैं इस पूरे अमाउंट की डिडक्शन अगले साल ले सकता हूँ? द आंसर इज नो। जितना पैसा डालोगे, जिस साल में डालोगे उसी साल ले सकते हो। डालना कब तक होता है सर? 31 मार्च तक डालना होगा, 31 मार्च 21 तक डालना होगा ईयर 2021 का, और अगले साल का उसके 31 मार्च के एंड तक डालना होगा। ड्यू डेट ऑफ ITR तक नहीं डालना होगा, 31 मार्च तक डालना होगा जी, समझ गए जी। और जो पैसा आपने इस साल डाला वो इस साल मिलेगा, अगले साल आपने डाला नहीं बट 6,000 का इंटरेस्ट बन गया और वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो गया, तो माना जाएगा आपने इन्वेस्ट ही करा है NSE में, तो उस 6,000 वाले पोर्शन की रिडक्शन ले सकते हैं, और ऐसे चीज़ें चलेगी। तो ज़्यादा ज्ञान आपको दे दिया, इसमें लिखा नहीं हुआ है। इसके साथ आप पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट ले सकते हैं 10 साल या 15 साल वाली, अपने नाम पर चाहे तो ले सकते हैं, अपने स्पाउस के नाम पर ले सकते हैं, बच्चों के नाम पर ले सकते हैं, अगर हफ है तो मेंबर के नाम पर ले सकते हैं, तो भी आप ही को डिडक्शन मिलेगी। कि आपने कहा चलो मैं बच्चे के नाम पर एक FD करा देता हूँ, जब बड़ा होएगा 10 साल बाद इसको मिल जाएगी, तो आपने पैसे डाले, उसकी डिडक्शन आप लेंगे अपनी इनकम से, ठीक है, चाहे बच्चे के नाम पर क्यों ना हो, पैसा आपका था, डाला आपने तो आपको होगा। अच्छा, साथ में कई लोग ये पूछते हैं, क्लैरिटी कर देता हूँ, मान लेते हैं कि आप मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मान लेते हैं, और ईयर चल रहा है 2021, इस साल मैंने कमाए 7 लाख रुपए। जब मुझे PPF में डालना था तो मैंने इस वाली इनकम से 1.5 लाख PPF में डाल दिए, तो क्या जो मैंने इनकम 7 लाख कमाई है इसमें से मैं डिडक्शन ले सकता हूँ 1.5 लाख की? द आंसर इज यस, क्योंकि ये जो 80C की आपको डिडक्शन मिल रही है ये आपको इन्वेस्टमेंट पर मिल रही है, कि आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कराओ, चाहे वो आपकी पास्ट की सेविंग हो, चाहे करंट ईयर में कमाया हो। जिस साल इन्वेस्ट करोगे, 2021 में इन्वेस्ट करोगे अपने पैसे को किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में जो गवर्नमेंट ने बताई है, तो उस साल आपको डिडक्शन मिलेगी उस साल की इनकम से, भले ही ये इनकम आपकी पहले की कमाई हुई हो जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या आपने अभी कमाई हो उससे इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट इस साल करा है तो इस साल की इनकम से वो आप माइनस कर सकते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर सकते हैं। अगर आप बैंक में कराते हैं तो बैंक में आप 5 साल की डिपॉजिट करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी 5 साल वाली टर्म डिपॉजिट करा सकते हैं, ये एक टाइम डिपॉजिट होती है। 10 साल 15 साल की अलग स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस की, और 5 साल की नॉर्मल FD होती है, चाहे बैंक में कराएं चाहे पोस्ट ऑफिस में कराएं, उसको आप करा सकते हैं। हालांकि उसका जो इंटरेस्ट अर्न होगा ना वो टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट अर्न टैक्सेबल होगा। तो FD में ये दिक्कत है, 5 साल की FD मैंने भी कराई हुई है, तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसका नुकसान क्या है, दूसरा इंटरेस्ट पोर्शन टैक्सेबल होगा, तो ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलता नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सर ये EPF क्या होता है? देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप डायरेक्टली पैसा डाल सकते हैं, बट जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है वो उन्हीं को मिलता है जो लोग काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर जो है कुछ पैसा डालता है और एम्प्लॉय जो है वो भी कुछ पैसा डालता है। तो होता क्या है कि एम्प्लॉयर ने आपको देने के बजाय, आप ही की सैलरी का पोर्शन होता है, CTC कॉस्ट टू कंपनी में आता है, पर आपको देने के बजाय वो यहाँ पर डालता है, और बैलेंस पोर्शन बोलता है जो आपको मिलेगा उसमें से भी माइनस कर देते हैं कि जो पोर्शन आप खुद से जो है इस स्कीम में डाल रहे हैं, और फिर आपको नेट पेमेंट होती है। तो ये PF की स्कीम जो लोग कम कमाते हैं उनकी सेविंग को बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई है, और इस पर भी इंटरेस्ट वगैरह अच्छा मिलता है। पर कई लोग जो है जिनका पैसा ज़्यादा मिलता है वो इससे ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन मिले तो, बट ज़्यादातर कंपनीज में सैलरी ज़्यादा होने के बाद भी जो है PF वगैरह लोग अपना कटवाते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसे जमा हो जाते हैं। मैं भी KPMG में था, RBS में था, आई थिंक लाख रुपए से भी ज़्यादा जमा हो गए थे, मेरे को याद नहीं, PF में काफ़ी पैसे जमा हो गए थे, और मैंने तो काम 2 साल ही किया था, ज़्यादा मैंने किया नहीं था काम, तो ज़्यादा करता तो सोचो कितने पैसे जमा हो जाते। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब मुझे ध्यान नहीं है कितने पैसे थे, बट हाँ काफ़ी थे। 2 ही साल में 1.5 साल ही काम किया था, ज़्यादा मैंने काम किया ही नहीं, बट फिर भी पैसे अच्छे मिल गए थे। तो ये भी एक अच्छी स्कीम होती है। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो माइनस कर सकते हो आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में। ये क्या होते हैं ये सैलरी के चैप्टर में हम लोग जानेंगे।
वैसे शॉर्ट में बताऊं तो रिकॉग्नाइज्ड वो होते हैं जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने बोला है कि ये पीएफ फंड जो है रिकॉग्नाइज्ड है। स्टैट्यूटरी वो होता है जिसमें कि एक्ट में लिखा हुआ है, ईपीएफ एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको फंड बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय का पैसा डालना पड़ेगा और उसके तहत आप फंड क्रिएट करते हैं, तो वो एसपीएफ होता है। और बाकी कुछ सुपर एनुएशन फंड भी महंगाई को काउंटर करने के लिए होता है, पता नहीं किस चीज़ के लिए होता है, ज़रा देखेंगे सैलरी के चैप्टर में देखेंगे, अलग अलग नामकरण करे हुए हैं। अल्टीमेटली तो पैसा डालने का फंड है। तो इसमें अगर आप पैसा डालते हैं, एम्प्लॉय अपना पैसा डालते हैं तो वो माइनस होगा, एम्प्लॉयर जो डालता है वो माइनस नहीं होगा, एम्प्लॉयर जो डालता है वो माइनस नहीं होगा, एम्प्लॉय का ही माइनस होगा जो उसने खुद डाला, क्योंकि ये किसके लिए है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी इनकम को इन्वेस्ट करा। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ये एक अच्छा ऑप्शन है, इस पर भी मैंने डालकर देख लिया, मतलब मैंने एफडी में भी देख लिया, मैंने पीपीएफ में भी देख लिया, मैंने प्रीमियम भी देख लिया, मैंने सब में मतलब ट्राई कर लिया है। तो जो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है उसमें भी मैंने डाला, और सच बताऊं तो मुझे सिर्फ जो है 7% का रिटर्न आया ईयर ऑन ईयर, 7%, 7%, 7%, 3 साल आया, एक में किसी में आया 5%, किसी में आया 7%। देखा जाए तो अगर मैं एफडी कराता तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता, उस टाइम एफडी का इंटरेस्ट 7% चल रहा था, तो 7% श्योरिटी के साथ मिलता है। म्यूचुअल फंड में मैंने एक तो रिस्क लिया कि मुझे लॉस हो सकता है, और दूसरा किसी पर मेरे को 7% तक का 3 साल का क्यूमुलेटिव रिटर्न आया 7, और किसी पे 5 का आया, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हुआ। कई बार तो पोर्टफोलियो जो है लॉस में भी चल रहा था, पर इसका फ़ायदा क्या मिल गया मुझे, इसका फ़ायदा मिल गया कि जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में डाला, जब मैं जॉब में था तब मैं 20% स्लैब रेट में आता था, तो एक तो मुझे फ्लैट सीधा ही 20% की टैक्स सेविंग हो गई एटीसी में डिडक्शन लेने से। दूसरा इसका जो लॉक इन पीरियड था वो सिर्फ 3 साल था, एफडी में डालोगे 5 साल का लॉक इन है, इसमें 3 साल का है। एफडी में जो है आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा, इसमें जो गेन आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। जो म्यूचुअल फंड में डाला जो भी गेन निकलेगा उसमें कोई टैक्स नहीं होगा 3 साल के बाद अगर बेचोगे तो ये इसके बेनिफिट भी हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। और इवन जो लोग शेयर मार्केट में डालना चाहते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। दूसरा जो है यूनिट्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी होता है, उसमें लॉक इन 5 साल का है। इसमें क्या होता है, यूनिट में डालते हैं, साथ में आपका मार्केट के हिसाब से बढ़ता भी है और साथ में इंश्योरेंस भी आपका हो जाता है, लिंक्ड होता है ये, तो इसमें भी आप डाल सकते हैं। एजुकेशन एक्सपेंस अगर आपका है, चिल्ड्रन का ट्यूशन फीस, वैसे बहुत प्रकार की फ़ीस होती है, डेवलपमेंट फ़ीस, अदर फीस, चार्जेस, एनुअल फीस चार्जेस, सब कुछ होता है, पर जो सिर्फ ट्यूशन फीस आप दे रहे हैं अपने चिल्ड्रन की, तो कम से कम 2 बच्चों की जो है, मैक्सिमम 2 बच्चों की जो है आप ट्यूशन फीस भी माइनस कर सकते हैं। पे आपने करी है अपने बच्चों की ट्यूशन फीस, उसके बिल आपके पास होने चाहिए, और एटीसी में आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। सबकी ले सकते हैं तो सबकी ले लो, बट टोटल भी मारोगे ना, बोलोगे मेरा तो 4 लाख का खर्चा हो गया, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं पे, टोटल कर भी 1.5 लाख का ही मिलेगा। हाउस लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो हाउस लोन का इंटरेस्ट सबको याद होगा, हमने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में करा था 24B में माइनस होता था हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, उसका जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो एटीसी में आप ले सकते हैं। तो अगर आपने घर में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो आपको पता है इतना मोटा मेरा प्रिंसिपल जाता है, उसकी डिडक्शन तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। कंडीशन ये है कि घर आप 5 साल तक नहीं बेचेंगे, और अगर आपने बेचा तो डिडक्शन जो पहले ली थी वो वापस ले ली जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिवेंचर्स ऑफ इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड विच शैल यूज द अमाउंट फॉर डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोला गया, उन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड के लिए बोला गया है, जो कि उस पैसे को यूज करेगी, जो भी आप पैसा डाल रही हैं, डेवलप, मेंटेन एंड ऑपरेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जिससे कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। उनके डिवेंचर इक्विटी शेयर में पैसा डालने भी एटीसी की डिडक्शन में क्वालिफाई करते हैं। एन्युटी प्लान टेकन इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ हफ। एन्युटी प्लान क्या होता है, अरे यार ये वही होता है ना, हर साल की साल कुछ पैसा डाल रहे हो, फिर बाद में 10-20 साल के बाद पैसा मिलेगा, ऐसे प्लान होते हैं। गूगल करना, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए, कौन कौन से एन्युटी प्लान्स अवेलेबल हैं ये आप देखेंगे गूगल पे। बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड, आपको पता है नबार्ड क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड काम करता है भैया हमारे किसान भाई बहनों का हेल्प करने के लिए बनाया गया है बोर्ड, फंड्स देने के लिए बनाया गया है बोर्ड। उस बोर्ड के बॉन्ड्स अगर आप लेंगे जो उसने इशू करे होंगे, जैसे डिबेंचर इशू करते हैं वैसे ही बॉन्ड्स इशू करते हैं, अगर वो लिए होंगे तो उसमें भी इन्वेस्ट करने से पूरी तरह से वो
डिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं, 80C में ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम है, उसमें अगर पैसा डालते हैं और गर्ल चाइल्ड के नाम पर ये स्कीम चलाई जाती है, आप ओपन करते हैं अकाउंट, उसके खाते में पैसा डालते हैं, तो भी पूरी तरह से आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में अगर पैसा डालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर आप हैं, तो ही नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालकर ले सकते हैं। इसके भी कई अकाउंट होते हैं, ये टीयर 2 अकाउंट की बात करी जा रही है, क्योंकि टीयर 1 के लिए आपने एक अलग जो है सेक्शन बनाया हुआ है 80CCD। टीयर 1 यानी अच्छा, टीयर 2 यानी सेकेंडरी, समझ गए आप। बाकी ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ये बेनिफिट दिया गया है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप पे करते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे, उसका डिडक्शन भी ले सकते हैं इसी के साथ। जैसे हाउसिंग लोन आपने पे करा था, सिमिलरली अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे करे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे हैं, तो उसका भी डिडक्शन 80C में ले सकते हैं। अब बात करते हैं 80CCC सेक्शन की। 80CCC ये है पेंशन फंड। हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पीपीएफ उनके लिए भैया जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हालांकि इस पर कोई भी पैसा डाल सकता है, बट फिर भी देखा गया है कि जिसका एम्प्लॉयर नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड निकाल दिया कि आप खुद ही पैसा डाल दीजिए, तो वो चीज़ें भी हो सकती है। एक है आपका पेंशन फंड कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी, इस फंड में भी आप 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं। जब रिसीव होगा तब ये टैक्सेबल होगा। साथ में एक न्यू पेंशन ट्रस्ट बनाई गई है, 80CCD का है सेक्शन नंबर, और इसके टीयर 1 अकाउंट की बात करी गई है। टीयर 1 यानी कि बढ़िया वाला अकाउंट, समझ सकते हैं आप। नेशनल न्यू पेंशन स्कीम का मतलब पेंशन स्कीम है ये पेंशन फंड है। फंड अलग है, स्कीम अलग है। जैसे होता है 8% डिवेंचर, 7% डिवेंचर, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, मतलब अल्टीमेटली पैसा डालना है, बदले में रिटर्न मिलेगा अगर आप ये चीज़ खरीदेंगे तो चीज़ तो सेम ही है, बट नामकरण अलग अलग है, राइट। तो वैसे ही पेंशन फंड एक अलग फंड बनाया हुआ है और न्यू पेंशन स्कीम एक अलग नाम से स्कीम चलती है, एनपीएस स्कीम बोलते हैं। टीयर 1 अकाउंट इसलिए लिखा है ताकि ये बढ़िया वाली स्कीम की बात कर रहे हैं हम। इसके कई अकाउंट होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 2 में पैसा डाल सकते हो, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई बेनिफिट ले सकते हैं 80C में, और टीयर 1 में आप 80CCD में ले सकते हैं बेनिफिट। और ये क्या स्कीम होती है और देखते हैं। इसके कई सारे सब सेक्शन है, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आज की क्लास जो है कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आज की क्लास, और नेक्स्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट प्रोविजन नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ये हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80CCD, पढ़ना ज़रूरी है, पेपर में पूछा जा सकता है, क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके कई सारे सब सेक्शन है, और ये है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। अब इसमें कोई पैसा डालता है नहीं डालता हूँ मुझे नहीं मालूम, मैंने तो नहीं डाला इसमें, मैंने पेंशन फंड में भी नहीं डाला, मैंने म्यूचुअल फंड में देख लिया, मैंने हाउस लोन का प्रिंसिपल पोर्शन देख लिया मैंने, और ईपीएफ देख लिया, लाइफ इंश्योरेंस देख लिया, पीपीएफ देख लिया, डिपॉजिट देख लिया, ये सब मैं डालकर देख चुका। ट्यूशन फीस वाला भी देखा मैंने, मतलब मैंने कैसे देखा, मैं अब ट्यूशन फीस वाला नहीं देखा मैंने, हाँ जी, मतलब किसी को दिया, दिलवाया किसी को, हाँ, क्योंकि चिल्ड्रन के लिए होता है ना, मैं कैसे ले सकता हूँ भाई ये, तो मैंने किसी को दिलवाया अपने रिलेटिव में। तो ये सब चीज़ें मैंने देख ली प्रैक्टिकली जो लोग कर रहे हैं, और रिटर्न वगैरह भी मैंने फाइल करी, तो उसमें मैंने डिडक्शन ली थी। अब 80CCD की बात कर रहे हैं, आखिरी सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीयर 1 अकाउंट, बढ़िया वाला अकाउंट, टीयर 1 अकाउंट। इसके कई सारे सब सेक्शन हैं, बात करेंगे 80CCD 1, 3 है ना, 80CCD 1, 1B और 2, 3 है। तो ये इसके 3 सब सेक्शन आ रहे हैं। पेंशन स्कीम में भी एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी पैसा डालता है। जैसे कि पीएफ में होता है प्रोविडेंट फंड, वैसे ही पेंशन स्कीम में होता है। और पेंशन स्कीम में बंद कराओगे तो कुछ पोर्शन विड्रॉ कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लिमिट, या रिटायरमेंट के बाद तो ले ही सकते हो पेंशन, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो कितना पैसा इसमें लिया जा सकता है, आपका सेक्शन 80CCD 1 बताता है कि जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 10% ऑफ सैलरी तक होगा। सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। ये हम सैलरी के चैप्टर में और गहराई से जानेंगे। कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर डीए नहीं दिया जाता। तो डियरनेस अलाउंस जो मिलेगा
उस केस में आप बेसिक सैलरी में डियरनेस अलाउंस, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेट्युटी आपका हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, कुछ और रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए, उसकी कैलकुलेशन के लिए डीए पार्ट बनेगा, क्योंकि डीए को आप इंक्लूड भी करते हैं कई बार उन कैलकुलेशन में नहीं भी करते हैं। तो अगर डीए का पोर्शन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो आपका एम्प्लॉयर कैलकुलेट करने वाला है, लेने वाला है, तो उस डीए के पोर्शन को आप यहाँ पर डालेंगे और उस टोटल का जो है आप 10% यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अगर ज़्यादा भी दे दिया तो भी 10% तक तो यहाँ ले सकते हैं 80 CCD 1 में। प्लस जो एक्स्ट्रा पोर्शन है अगर आपने दिया 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा का पोर्शन दिया, वो भी आप 50,000 रुपये तक 80 CCD 1 बी में डिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया, तो कभी भी ये क्वेश्चन आएगा 80 CCD का, तो सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आप कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो डियरनेस अलाउंस है जिसको आप रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनाने वाले हैं, उसका 10% कितना है वो आप देख लेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी बेसिक प्लस डी निकल कर आया 5 लाख, 5 लाख नहीं 15 लाख आया, मैं ज़्यादा ले रहा हूँ पूरे साल का, तो इसका जो है 10% आ गया 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीज़ आ गया। आपने न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डाला 2 लाख रुपए, एम्प्लॉय ने 2 लाख रुपए डाला, इस केस में आप 1.5 लाख रुपए तक तो 80 CCD 1 में ले सकते हैं, और 50,000 रुपये जो है इसका, जो 10% से ज़्यादा का पोर्शन है, वो भी आप 50,000 रुपीज़ तक यहाँ ले सकते हैं। अगर आपने 3 लाख डाला तो 1.5 लाख यहाँ ले सकते हैं और 50,000 यहाँ ले सकते हैं, बट उससे भी जो ज़्यादा का पोर्शन है फिर वो नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर 80C में 1.5 लाख ले सकते हैं, 80CC में 1.5 लाख ले सकते हैं, 80CCD में 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं, कितना सारा हम ले सकते हैं। अभी रुक जाइए, सस्पेंस खुलने वाला है। 80CCD 2 एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट करा था, मैंने बताया ना एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी करता है। एम्प्लॉयर ने जो आपको पैसे ना देकर इस स्कीम में पैसे डाल दिए, वो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट करा वो आपकी सैलरी इनकम में इंक्लूड हुआ होगा। क्यों? एम्प्लॉयर से मिलने वाला सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी सैलरी इनकम में ऐड होता है, तो वो आपकी सैलरी इनकम का पार्ट बना होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो आपको ना मिलकर इस स्कीम में गया है या पीएफ स्कीम में गया है, वो सब आपका सैलरी में इंक्लूड हुआ होगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो ऐड हुआ होगा। अब उसको आप कितना डिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं, वो आप 14% ऑफ सैलरी अगर कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और 10% ऑफ सैलरी अगर कोई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जैसे कि 10% आपके केस में था, वैसे ही 10% एम्प्लॉयर के केस में लगा दिया गया है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 14% जो है 14% ऑफ सैलरी तक भी कर सकते हैं। सैलरी क्या होती है वो आपको पता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसकी डिडक्शन में कोई 1.5 लाख वाली लिमिट नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने पैसा डाला तो पहले आप उसको सैलरी इनकम में ऐड करेंगे, अपनी सैलरी इनकम निकालते टाइम उसे आप ऐड करेंगे कि भाई मेरे एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपीज़ डाल दिए, आपकी सैलरी थी बेसिक प्लस डीए 12 लाख, तो 10% निकल कर आया 1.2 लाख। तो 10% तक तो डाल सकते हैं, 10% तक ही डाला है, ये ऊपर सैलरी में पहले ऐड हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम का ये पार्ट बन जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे 80C की डिडक्शन, फिर माइनस करेंगे 80CCD 1 की डिडक्शन जो आपने पैसा दिया, फिर माइनस करेंगे 80CCD 2 की डिडक्शन। 2 की डिडक्शन में 1 लाख रुपए पहले ही ऐड हो रखा है, ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन रहा है, ये 1 लाख आप पूरा माइनस कर देंगे। और ये अतिरिक्त लिमिट दे रखी है कि जितना ऊपर ऐड करा उतना आप नीचे माइनस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपकी सैलरी का 10% तक ही हो, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर ने 14% तक ही डाला हो। उससे ज़्यादा डाला है एम्प्लॉयर ने तो आप मैक्सिमम 80CCD 2 में 10% तक ही माइनस कर सकते हैं। अब जो इसमें ट्विस्ट की बात है वो मैं आपको ट्विस्ट बता देता हूँ। इसमें 2-3 ट्विस्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं है उस केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएंगे, और उस केस में आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 20% तक 80CCD में ले सकते हैं। अब उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं, 80CCD 2 आएगा ही नहीं उसमें, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, बट फिर भी आप ग्रॉस टोटल इनकम का 20% माइनस कर सकते हैं जो आपने न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डाला है।
अगर आप अपनी एनपीएस स्कीम को क्लोज कर रहे हैं या ऑप्ट आउट कर रहे हैं, उस केस में जो पैसा आप विड्रॉ करेंगे उसका 60% आपका एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 10(12) में। अदरवाइज 25% ऑफ विड्रॉवल आपका एग्जेम्प्ट करा हुआ है। जितना विड्रॉ कर रहे हैं 25% एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। यदि रीज़न आपका एनपीएस अकाउंट क्लोज करने का है या आप स्कीम से ही बाहर आना चाहते हैं, तो फिर तो आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब विड्रॉ तो आप जितना भी कर लेंगे, बट 60% आप एग्जेम्प्ट कर लेंगे जितना भी विड्रॉ आपने करा है। और अगर आप इन दोनों रीज़न के अलावा विड्रॉ करना चाहते हैं, स्कीम को कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो आप 25% ऑफ विड्रॉवल तक एग्जेम्प्ट कर लेंगे सेक्शन 10(12) में। यदि एनपीएस का पैसा पेंशन जो है डेथ के टाइम पर मिल रही है, तो उस केस में ये पूरी एग्जेम्प्ट होगी, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अगर कॉम्प्लिकेटेड स्कीम आपको समझ में आ गई, तो इसमें एक और ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि सेक्शन 80CCC पेंशन फंड और सेक्शन 80CCD, इसका डेफिनेटली आप 1 कर लीजिए, 80CCD 1 कर लीजिए। मैंने सिंपल CCD लिखा है, सब सेक्शन भी लिख लीजिए। इन तीनों का टोटल भी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कहीं आप सोच रहे थे मैं 80C में इतनी सारी स्कीम है, इनमें थोड़ा थोड़ा डाल लूँगा, किसी एक में डाल के 1.5 लाख ले लूँगा, 1.5 लाख पेंशन फंड में ले लूँगा, 1.5 लाख न्यू पेंशन स्कीम में ले लूँगा, तो 4.5 लाख रुपीज़ की डिडक्शन हो जाएगी। ये कहते हैं आप 1.5 लाख इंडिविजुअल भी ले सकते हो। अगर मान लो किसी को भाई 80C में कोई डिडक्शन पसंद नहीं आ रही है, उसको पेंशन फंड पसंद आ रहा है, तो वो 1.5 लाख यहाँ भी ले सकता है। अगर उसको 80C भी पसंद नहीं है, पेंशन फंड भी पसंद नहीं है, तो वो न्यू पेंशन स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक ले सकता है, अगर उसने ये वाली स्कीम चूज़ करी है। ये थोड़ा इसमें ले सकता है, थोड़ा 80C में ले सकता है, उसकी मर्जी है। तो 1.5 लाख की लिमिट भी लगी हुई है, बट तीनों का टोटल भी आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। डिडक्शन की फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो जी, आप एफडी कराओ 5 साल की, आप 10 लाख की कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिडक्शन जो है मैक्सिमम 1.5 लाख की ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर चेक लगाया हुआ है। क्या कर दिया मैंने, छोटा सा चेंज, 80C 80CC 80CCD 1, तो 1 कर दिया। तो 1B और 2 उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो जो लिमिट लगी है उतना माइनस कर सकते हो, और वो 1.5 लाख की लिमिट से अतिरिक्त है। पर 80CCD 1, 80CC और 80C, इन तीनों का टोटल 1.5 लाख से एक्सीड भी नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर ट्विस्ट आ चुका है। अगर इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे अपनी स्टडी मटेरियल वाली क्लासेस में। तब तक के लिए आप इस चीज़ को रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम 80D करेंगे, और ये जो छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं इसको डिस्कस करेंगे। मे भी हो सकता है मैं डोनेशन वाला भी आपको एक साथ में ही करा दूँ, ताकि उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करें। 3 क्लासेस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होएगा। डिडक्शन वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा। तो डिडक्शन वाला मैं आपको यहाँ तक तो कल कराऊंगा, यहाँ तक, और इसका 3rd पार्ट और 4th पार्ट, 2 पार्ट थे ना इसके। हाँ, ये वाला पार्ट जो है मैं बाद में कराऊंगा आपको, यहाँ से लेकर एंड तक जो है मैं अगली क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास जो है वो अगर आपको समझ में आ गई है तो आप ज़रूर रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 3 क्लास में आपका ये पूरा डिडक्शन कंप्लीट होगा, और उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो शायद 1 क्लास में, या ज़्यादा बड़ा बना तो 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आपका ये जो है बहुत बड़ा चैप्टर डिडक्शन का भी कंप्लीट कल परसों में 2-3 दिन में हो ही जाएगा। और फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, TDS TCS एंड एडवांस टैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और TDS आपको वैसे भी आना ही चाहिए। 4 नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, सिर्फ इन चैप्टर से आ जाता है। ये मैंने करा है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इससे 4 नंबर का आता है। क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 4 मार्क्स का आपका पेपर में पूछा जा सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 4 मार्क्स का आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर इनकम में मैंने आपको कराया 7A 7B और 8, हाँ 3 रूल थे ना, तो वो भी आपको आने चाहिए। ये 3 चैप्टर आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। और रेजिडेंशियल स्टेटस से भी कई बार जो है किसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी वो आ सकता है 4 नंबर का, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी से 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। कैपिटल गेन से 4 से 8 नंबर का आ सकता है, कैपिटल गेन इज इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आएगा। पीजीबी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 से 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जेम्पशंस, यस 4 नंबर तक का कोई एग्जेम्पशन पूछ सकता है। एग्जेम्पशन डिडक्शन जो है टोटल 8 नंबर तक की आ सकती है, ज़्यादा ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 10AA का क्वेश्चन आ गया तो उस केस में वो 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, तो फिर 8 नंबर हो जाएगा, नहीं तो 5 नंबर होगा।
सैलरी का एक क्वेश्चन आ सकता है, बट चॉइस में आप छोड़ सकते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न का भी आ सकता है। 2 नंबर का AMT का क्वेश्चन और जो भी ऑप्शनल स्कीम आई है उससे भी एक क्वेश्चन आ ही सकता है, तो 5 नंबर आप उसके लिए भी रख लीजिए। तो ऐसे कर कर आपका बाइफर्केशन हो रखा है। दैट मीन्स एवरी चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को कम में करवाने की कोशिश करी है ताकि आप सारी चीज़ों को रिटेन कर पाएँ, और हर चीज़ पता होगी तो नंबर अच्छे ला पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद एंड बाय।